हेलो बच्चों, एनसीईआरटी में क्लास 5 रिमझिम में पाठ 18 आज हम कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है हमारा चुनौती हिमालय की। जैसे कि पाठ के शीर्षक से आपको समझ आ रहा है, पाठ हमारा में कौन से स्थान की बात हो रही है? हिमालय की। और आपको पता है हिमालय पे जाना तो सचमुच में एक चुनौती वाला काम है, बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ का बड़ा ही दुर्गम रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, कठिन है, चढ़ाई है, बर्फ़ है। तो ये उसी से संबंधित हमारा एक पाठ में हम जानेंगे। देखिए बच्चों, एक चित्र भी बना हुआ है आपका। देखो, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है ना। ये देखो, इन पर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। लिखा है यहाँ पर जोजिला पास। ठीक है, अब देखिए आगे। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल माताएन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, साफ सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। ठीक है, ये देखिए जोजिला पास जो जगह है वो कहाँ है? वो हिमालय में। आपको पता है हिमालय कहाँ है? भारत के उत्तर में है। और हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है हमारा हिमालय पर्वत। तो क्या है, हिमालय पर्वत का जो हिस्सा लद्दाख के पास पड़ता है, वहाँ क्या है? वहाँ जोजिला पास है। वहाँ से आगे चलकर जब जवाहरलाल माताएन पहुँचे तो वहाँ के कुली ने बताया कि शाप कैसे? शाप का मतलब क्या है? शाप का मतलब होता है साहब। पर जो पहाड़ी लोग होते हैं वो साहब को, उनकी अलग से थोड़ा सा भाषा उनकी बदल जाती है, वो अपनी भाषा में साहब को शाप बोलते हैं। तो उसने, कुली ने बताया कि शाप सामने उस बर्फ़ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। मान लो कि जैसे कि ये पहाड़ है आपका, तो उसने कहा इस पहाड़ के पीछे जाएंगे ना हम, तो अमरनाथ की गुफा है, हमको मिलेगी, हम वहाँ जा सकते हैं। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी। पर किशन ने क्या किया? कुली की बात काट दी कि नहीं भाई, रास्ता तो बहुत टेढ़ा है, बहुत रास्ता ख़राब है, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। उसने कहा बहुत चढ़ाई है, बहुत चढ़ना पड़ता है और बहुत दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। उन्होंने पूछा कितनी दूर है? 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। कुली ने कहा कितनी दूर है? 8 मील। बस तब तो ज़रूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। जवाहरलाल के साथ अब कौन था? उनका चचेरा भाई। चचेरा भाई मतलब कि उनके चाचा का जो बेटा है वो चचेरा भाई होता है। तो उसको उन्होंने प्रश्न सूचक मतलब कि एक तरह से प्रश्न भरी निगाह से पूछा कि तब तो हम जरूर चलेंगे। तो उन्होंने देखना चाहते थे कि वो क्या जवाब देगा। तो क्या हुआ था फिर? दोनों कश्मीर घूमने निकले थे। कौन? जवाहरलाल और उनका चचेरा भाई। और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। लद्दाख में बहुत ठंड होती है, तो क्या हुआ? जोजिला पास से आकर वो लद्दाख इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? जब वो कह रहे हैं हम यहाँ तक आ गए तो हम अमरनाथ भी चले जाते हैं। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। जो जवाहरलाल, कई देखो, बच्चों, कई लोगों को तो बड़ा शौक होता है बहुत कठिन रास्तों पे घूमने फिरने का, पहाड़ों पे जाने का, या कहीं पर भी ना, जैसे मर्जी रास्ते हों, उनको अच्छा लगता है ट्रैवल करना, घूमना फिरना। ठीक है, वो घबराते नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे ही जवाहरलाल के साथ था। उनको भी जब उनको लगा कि इस रास्ते में बहुत मुश्किलें हैं, उनको सुनकर उनको सफ़र करने का और उत्सुक हो गए। उनको लगा नहीं, मेरे को ज़रूर जाना चाहिए, कि देखता हूँ कैसी मुश्किलें हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा। फिर क्या हुआ? कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। उनको लगा कौन कौन जाएगा हमारे साथ भाई। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा, भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अब तो था उनका भेड़ चराने का काम था। उसने कहा मेरी बेटी चला लेगी, वो भेड़ों को चराने चली जाएगी, मैं आपके साथ चलूँगा। फिर क्या हुआ? तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा। सॉरी, ये लाइन हो गई आपकी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। अब क्या हुआ? तड़के मतलब सुबह तड़के बहुत जल्दी तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। बड़े एक्साइटेड थे, बड़े उत्सुक थे जाने के लिए। तो क्या था? आकाश में रात्रि की कालिमा। आपको पता है कालिमा हो गई रात को, पता है आपको सारा क्या होता है? सारे में अंधेरा होता है, कालिमा हो जाती है। और सुबह क्या होता है? सारे में लाल लाल लगता है ना, आसमान लाल लगता है जब सूरज निकलता है। तो क्या हुआ? जब सुबह सुबह, जब इतना तड़के का समय होता है सुबह का, तो जब हमारे रात ख़त्म हो रही होती है और सुबह निकल रही होती है, तो रात की कालिमा पर क्या होती है? सुबह की लालिमा फैलने लगती है। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। तिब्बती पठार था, वहाँ का दृश्य बहुत ही निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका
दिखाई दे रहा था। क्या था? दूर दूर तक वनस्पति रहित, मतलब कि जो वहाँ पर था वनस्पति, जैसे आपके पहाड़ होते हैं वहाँ तो कई जगह पेड़ पौधे इतने होते हैं, पर हर जगह नहीं होते हैं पहाड़ों पे पेड़ पौधे। तो क्या था, वहाँ वनस्पति नहीं थी, वहाँ पर पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं दिखे थे। वहाँ पर उनको उजाड़ थी, चट्टानी इलाका, सिर्फ चट्टानी चट्टान दिखाई दे रही थी। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। अब देखो बच्चों, जो पहाड़ जो जगह होती है जहाँ पर बर्फ़ होती है वहाँ तो पेड़ पौधे लगना बहुत मुश्किल काम होता है ना, नहीं लगते, सारे ख़त्म हो जाते हैं ठंड से। तो क्या है, बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, उदास और फीका फीका लग रहा था। बिना वनस्पति के, बिना पेड़ पौधों के सारे पहाड़, चट्टानी इलाका अजीब सा लग रहा था वहाँ पर क्या हुआ था, पर जब सुबह की पहली किरण पड़ी तो क्या हुआ, सारे के सारे जो बर्फ़ के पहाड़ थे वो चमक उठे, ऐसा लगा जैसे ताज की तरह चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। देखो बच्चों, वहाँ पर क्या था, सुबह वैसे तो बर्फ़ के पहाड़ अच्छे नहीं लग रहे थे बिल्कुल ही, क्योंकि पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, पर जब सूरज की सुबह पहली रोशनी पड़ी जब उस पर, तो क्या हुआ, बर्फ़ वो चमकने लगी। पता है बर्फ़ है, जब शाइन करेगी, चमकेगी, तो पहाड़ बड़े सुंदर लगने लग गए। उसके अलावा क्या हुआ था, और छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लग रहे थे मानो कि स्वागत करने के लिए पास रखते आ रहे हों। पर ठंडी हवा इतनी थी कि लग रहा था जैसे हड्डियों तक ठंडक पहुँच रही है, इतनी ठंडी हवा थी। क्यों ठंडी हवा थी? क्योंकि बर्फ़ थी वहाँ पर। आगे देखिए, जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़ कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेट कर चलने को तैयार हो गए। तो ऐसे ही होता है ना, जो आप भी करते हो, जब सर्दी होती है आप कहते हैं हाथ रगड़ लो अपने, हथेलियाँ रगड़ लो। तो ऐसे ही उन्होंने हथेलियाँ रगड़ ली और कमर में रस्सी लपेट ली। कमर में रस्सी क्यों लपेटी? बच्चों, जब हम पर्वत पे, पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो रस्सी लपेट कर हमें चलना चाहिए, क्योंकि क्या है, कहीं पर भी हमारा पैर फिसल सकता है और कहीं खाई में हम गिर सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं हम। तो इसलिए अगर रस्सी लपेटी होती है तो हमारा बचाव हो जाता है रस्सी से, इसलिए उन्होंने रस्सी लपेट रखी थी। हिमालय की दुर्गम क्या होती है? बहुत ही कठिन, बहुत मुश्किल। जैसे होता है ना, दुर्गम का विलोम क्या होता है? सुगम, है ना। सुगम हो गया आसान और दुर्गम हो गया बहुत मुश्किल। तो हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे ना स्वीकार करते, ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय की जो इतनी मुश्किल जो रास्ते हैं, जो वहाँ की पर्वतमाला है, वो एक तरह से चैलेंज, चुनौती होता है, चैलेंज दे रही थी कि तुम हम पे नहीं चढ़ पाओगे, तो हमें नहीं पार कर पाओगे। पर क्या था, जवाहर इस चुनौती को कैसे स्वीकार ना करते, इसलिए उन्होंने जाना स्वीकार कर लिया। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े हुए थे, सबने रस्सी एक साथ जुड़े हुए थे रस्सी के साथ वो, ठीक है, रस्सी एक के साथ एक ने बांध रखी थी। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया। किशन गडेरिया जो था वो भेड़े चराने वाला था, भेड़ बकरी चराने वाला, अब वो क्या बन गया? गाइड बन गया। गाइड कैसे बन गया? क्योंकि वो शुरू से वहाँ रहता है उस जगह पे, उसको वहाँ के बारे में सारी जानकारी है। जिस व्यक्ति को सारी जानकारी अपने स्थान की हो वो वहाँ का गाइड बन गया, है ना। वो गाइड बन जाता है जिसको सारी जानकारी हो। तो वो गडरिया जो था वो गाइड बन गया, उसको जानकारी हो गई, इतने साल से वहाँ रह रहा है, तो उसको सारे रास्तों की पहचान थी। बस 8 मील ही तो पार करने हैं, जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ों पर रास्तों पर 8 कदम चलना दुभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी बहुत। जब चढ़ना होता है ना बेटा, बड़ी मुश्किल हो जाती है चढ़ाई चढ़ना, स्पीड कम हो जाती है, बहुत जोर लगता है। रास्ता बहुत वीरान था, पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक और सूसू करती बर्फीली हवा बदन को काटती और दूसरी ओर ताजगी और सफुर्ती भी देती। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या पता लगा हमको? रास्ता बहुत वीरान था, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पेड़ पौधे वहाँ नहीं थे, हरियाली नहीं थी, सिर्फ बर्फ़ के पहाड़ थे। बर्फ़ के पहाड़ देख के हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा था उनको। पर क्या था, पर फिर भी अगर अच्छा नहीं लग रहा था, पर एक सुकून भी था, सन्नाटे में एक सुकून था, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। देखो तो बच्चों, शहरों की भीड़-भाड़ में जाओगे, मन करता है कहीं पर सुकून में जाओ, पहाड़ों में जाओ, आराम से रहो, शांति से रहो। ऐसे ही उनको सुकून वहाँ पर लगा। बर्फीली हवा में जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, उससे उनको ताजगी और स्फूर्ति भी आ रही थी। जवाहरलाल आगे बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बच्चों, जो पहाड़ पर चढ़ते हैं ना ऊपर, तो सांस लेने में परेशानी होती है, हमें ऑक्सीजन की कमी होती है।
एक कुली की नाक से तो खून बहने लगा। ये भी बहुत होता है, जब तुम ठंडी जगह पे जाओगे ना, ऊपर चढ़ते हो तो नाक से खून बहने लगता है और सिर में भी दर्द हो जाता है। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया और खुद उन्हें कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। खुद भी उन्हें महसूस हो रहा था कि कनपटी की नसों में तनाव महसूस, कानों के आसपास ना कान गर्म हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ गया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। वो भी, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी उनके शरीर में भी, परंतु फिर भी उन्होंने इरादा नहीं बदला, किसी से कुछ नहीं कहा और अपना आगे चलते रहे। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई, सब। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताज़ा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। देखो बच्चों, ये वहाँ का दृश्य है, इतना सुंदर दृश्य था वहाँ पर। उनको दिखा, ऐसा लगा जैसे कि मैदान में देवताओं का मुकुट के समान लग रहा था वहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ का। पर अचानक क्या हुआ, बर्फ के धुंधलके में फिर सब कुछ खो गया। अब क्या हुआ, समय आगे बढ़ गया। देखो दोपहर हो गई है, दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वो लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। सोचो कितना थक गए होंगे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। अमरनाथ, पाठ आपका बहुत बड़ा है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करती हूँ मैं। अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा को दूर दूर तक पता नहीं था। उनको लगा कि हम इतना ऊपर चढ़ गए हैं, पर अमरनाथ की गुफा कहीं दिख ही नहीं रही। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में ना तो ढीलापन था, ना ही बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। साहब चलिए ना, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे ही नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। उनको लगा नहीं नहीं, मैं वापस नहीं लौटूंगा। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी रह गया है। कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, थोड़ा सा रास्ता रह गया, चलो चलो चलते हैं, इतना सारा रास्ता पार कर लिया, तो थोड़ा सा रह गया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से आगे बढ़ते जा रहे थे। देखो कितने जोर से बढ़ रहे हैं वो। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में वह उतना सपाट नहीं था। कैसा था वो, ऊबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। अब देखो इतना अजीब सा था बर्फ में बेटा, कभी कभी तो बर्फ में इतनी फिसलन होती है, कभी कभी बर्फ में पूरा पैर ही अंदर धंस जाता है। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था। बर्फ में चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, कुछ नहीं पता होता पैर कहाँ घुस जाए या पैर फिसल जाए। पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा कि सामने गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। उसको एक गहरी खाई दिखाई दी। अचानक उनका पैर फिसला और वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाई वे खाई में गिर पड़े। वहाँ बेटा बहुत ध्यान चलना पड़ता है हमको पहाड़ों पे, पता नहीं लगता, एक मिनट पैर फिसल जाता है और एक जगह पैर फिसलता है तो नीचे फिसलते ही जाते हैं। तो ऐसे ही जवाहरलाल के साथ हुआ, उनका पैर फिसला, फिसलता गया और वो खाई में गिर पड़े। साहब गिर गए, किशन चीखा। कैसे, क्या कि साहब गिर गए। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। वो फटाफट बढ़े खाई की तरफ कि भाई कहाँ गिर गया। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। अब देखो बच्चों, रस्सी से कैसे बंधे, मैं आपको बताया था पाठ के शुरू में, जब पाठ शुरू हुआ था, कि रस्सी से बांधकर वो आपस में एक दूसरे को उन्होंने बांध रखा था। वो रस्सी से बांधना इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह से कभी पैर फिसल जाए तो बचाव हो सके। तो क्या था, वो हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कस कर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। देखो रस्सी से ही उनकी जान बची। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। वो नीचे था और ऊपर भाई और किशन ऊपर थे। उसने नीचे से देखा ऊपर तो धुंधला हुआ चेहरा दिखाई दिया उसको, धुंधला सा बर्फ के कारण। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। भाई ने इसको कहा कि रस्सी को कस के पकड़ना, हम उसको खींच रहे हैं, हम रस्सी खींचेंगे तुम उससे ऊपर आ जाओगे जल्दी ही। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए।
खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ें टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। बच्चों इस चीज़ को समझो कि जब खाली जगह होती है तो आवाज़ गूंजती है। अगर तुम्हारे पास एक बड़े घर में हो, खाली है, कोई सामान है, तब भी तुम्हारी आवाज़ गूंजेगी। वो सोचो वहाँ तो इतनी बड़ी खाई है, वो कितनी दूर तक कुछ भी नहीं है, तो आवाज़ एक बार आवाज़ मारते हैं तो 2-3 बार 4 बार आवाज़ रिपीट होती है हमारी। हल्की सी पैंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। मतलब बर्फ से हटाकर उन्हें पथरीली जगह पर उन्हें पैर जमा लिया ताकि फिसले ना। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहर की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़कर एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे सरक जाता, तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई कितनी गहरी थी, क्योंकि कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। देखो ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने झांक के देखा, ये कितनी खतरनाक खाई है। अगर मैं इसमें रस्सी ना बांधी होती तो क्या होता, फिर तो कोई पता नहीं लगे, मर जाए। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब चोट तो नहीं आई, एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़, जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। देखो कितनी हिम्मत है उनके अंदर। वो इतना सारा ट्रेजिडी हो गई उनके साथ, घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, तब पर वो खाई में गिरे, है ना, और बाल और बच भी गए, गिरे और पर उनको खींच के वापस निकाल लिया गया। पर उसके बावजूद फिर भी वो आगे चढ़ने के लिए तैयार हो गए, वापस ने लौटने को तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ और वह अभी आगे जाना चाहते थे। देखो बच्चों, ये होती है हिम्मत। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी, बहुत सारी खाइयाँ थी इस तरह की। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी नहीं था उनके पास। खाई पार करने के लिए जैसे रस्सी थी ना, इस तरह का बच्चा और सामान चाहिए होता है कई तरह का, पर इनके पास और सामान था ही नहीं और रास्ता बड़ा खतरनाक था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहीं। ठीक है बच्चों, उनका सफ़र रह गया अधूरा क्योंकि उनके पास पूरा सामान नहीं था रास्ता पार करने के लिए, और उनकी इच्छा रह गई अमरनाथ की वहाँ पहुँचने की। परंतु फिर भी उनको ये अच्छा लगा कि उन्होंने इतने ऊंचे पहाड़ों पर उन्होंने अच्छे से घूमे हैं उसमें, वो है ना, उनका सामना किया उन्होंने हिमालय का। अब ये किसने लिखा है आपका, सुरेखा पंडिकर ने। ठीक है, पाठ आपका ख़त्म हो गया है। अब इसके हम नेक्स्ट में वीडियो में प्रश्न करेंगे। आप वैसे खुद से कोशिश कीजिए इसके प्रश्न करने का। ठीक है बच्चों, ये पीछे एक्सरसाइज जो है ये आप जितना हो सके अपने आप करके देखिए। ठीक है, छोटा सा ही ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, और ये मैप पे बना हुआ है। मैप में आपको सब कुछ दिखाया गया है। देखो भारत का मानचित्र है वाला सारा देखो, लद्दाख लिखा है इसके अंदर। ये लद्दाख, लेह लद्दाख है, ये भारत का उत्तरी हिस्सा है पूरा पूरा, है ना। यहाँ पर पूरा क्या है, वहाँ हिमालय पर्वत है। यहीं की बात हो रही है आपकी हिमालय की। ठीक है, बाकी ये भारत के दूसरे राज्य हैं जो आपको पता है, आप सामाजिक में पढ़ते हो। ठीक है बच्चों, चलो पाठ खत्म करते हैं। अच्छा चलते हैं, बाय बाय।